जिस लड़की के ठुकराने के गम में कभी यह शख्स पागल हो चुका था, पागलों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, वही लड़की करीब 40 बरस बाद कैसे इस दास्तान में दोबारा वापसी करती है। और यकीन कर सकते हैं आप इस दास्तान पर, जहां महज वजीफों के सहारे अपनी पढ़ाई की जद्दोजहद में जुटे हुए, अभावों के बीच अपना बचपन गुजारते हुए, गुर्बत की इंतहा में किसी तरह गुजर बसर करते हुए एक लड़के पर देशद्रोह का इल्जाम लग गया हो और उस लड़के ने इतने संगीन इल्जामों के बाद उपजी विपन्न परिस्थितियों के बीच भी हार नहीं मानी हो, बल्कि अपनी जी तोड़ मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की हो, बल्कि गरीबी की इंतहा में जिंदगी गुजारते हुए महज 5 रुपए से, महज 5 रुपयों से 7 समंदर पार लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की हो। और इतना ही नहीं, लंदन में पढ़ाई पूरी करने के दौरान लंदन में कुछ ऐसा कर गुजर गया हो कि जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान लौटने के लिए उस लड़के ने अपने पहले कदम इस जमीन पर रखे थे, तो समूचा हिंदुस्तान उसका खैर मकदम करने के लिए पलक पावने बिछाकर उसका इंतजार कर रहा था। सुनकर लग रहा होगा ना क्या सफरनामा है, मगर कैसा लगेगा ये जानकर अगर मैं ये कहूं कि ये समूचा सफरनामा नहीं, महज सफरनामे की शुरुआत भर है, क्योंकि अभी तो इस लड़के की जिंदगी में उस लड़की का आना बाकी था जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहा था इसने, बेइंतहा मोहब्बत करता था उससे, मगर उस लड़की ने इस लड़के की बेइंतहा मोहब्बत को कुछ इस कदर ठुकराया कि उसी लड़की के ठुकराने के गम में यही प्रतिभाशाली होनहार लड़का पागलों की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। आते जाते हुए लोग देखकर कहने लगे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। सुनकर दुख हो रहा होगा ना, कलेजे में एक टीस सी उठ रही होगी ना, मगर चिंता मत करिए, अभी इस लड़के को उठकर दोबारा खड़ा होना था, सियासत में कदम रखना था, कदम ताल बढ़ाते हुए सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को चुनाव में पटखनी देनी थी, सियासत में वो ऊंचा मकाम हासिल करना था कि नेहरू और गांधी को मुंह पे डपट देने के न जाने कितने वाकयात आपको इसे एक दास्तान में सुनाएंगे हम। और इस दास्तान की परिणति के बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यकीन मानिए 75 बरस के हिंदुस्तान की जमहूरियत की तारीख ने आज के पहले दूसरा ऐसा चेहरा ही नहीं देखा जिसने 12 बरस तक एक सूबे पर हुकूमत की हो और उस सूबे की आवाम उसे भगवान मानकर उसके आगे सजदा करती हो, वाकई में उसकी पूजा करती हो। ऐसा एक चेहरा आपको हिंदुस्तान की तारीख में दूसरा नहीं मिलेगा। तो हम मजबूर नहीं होंगे आपको इस एक चेहरे की दास्तान सुनाने की। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा दाखिल होते हैं बरस 1882, 7वां महीना, पहली तारीख, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, जिला वर्तमान बिहार की राजधानी पटना, जहां एक आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र रॉय और अघोर कामिनी देवी के घर जन्म होता है उनके बेटे विधान चंद्र रॉय का, जिन्हें ससम्मान हम विधान बाबू कहकर पुकारते हैं। यूं तो प्रकाश चंद्र रॉय आबकारी विभाग में दरोगा के पद पे थे, मगर इसके बावजूद आर्य समाजी होने के फलस्वरूप दान दक्षिणा की ऐसी आदत थी उनकी कि महीने भर की पगार चंद रोज के भीतर ही खर्च हो जाया करती थी अनाथ बच्चों के पालन पोषण में। इतने पैसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण में खर्च कर दिया करते थे प्रकाश चंद्र रॉय कि अपने खुद के बच्चे को ढंग के स्कूल में पढ़ाने भर के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। यही वजह थी कि एक दरोगा के घर में पैदा होने के बावजूद विधु बाबू का बचपन अभावों के बीच गुजरा था। फीस देने भर के पैसे नहीं हुआ करते थे घर में, महज वजीफों के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी करने की जद्दोजहद में जुटे रहते थे विधु बाबू। खूब मेहनत करते थे, मन लगा के पढ़ाई करते थे ताकि वजीफा जरूर मिल जाए, क्योंकि अगर किसी बरस वजीफा रुकता तो उस बरस पढ़ाई रुक जाती। इसी जद्दोजहद में जुटे हुए विधु बाबू का बचपन कब किशोरावस्था की दहलीज पार कर नौजवानी के भीतर दाखिल हो जाता है, ये ना उन्हें इल्हाम हो पाता है ना उनके माता पिता को।
अब बारी उच्च शिक्षा की थी तो विधु बाबू ने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दोनों में साथ साथ प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की। दोनों जगह से विधु बाबू के लिए बुलावा भी आ गया, मगर विधु बाबू ने इंजीनियरिंग के बजाय चिकित्सा का क्षेत्र चुना। डॉक्टर बनना चाहते थे विधु बाबू, और इसके पीछे सीधा साधा उद्देश्य था, अपने आसपास के गरीब मजलूम लोगों को बीमारियों से तड़पते हुए दम तोड़ते बचपन से देखा था विधु बाबू ने। इसीलिए बचपन से जब उनके पिता अनाथ बच्चों की देखरेख किया करते थे ना, तभी से मन में संकल्प ठाना था विधु ने कि एक दिन वो भी अपने पिता की ही तरह इस समाज के लिए कुछ करेंगे। और उन्हें लगता था अगर वो डॉक्टर बन गए और इन गरीब मजलूम लोगों का मुफ्त इलाज करने लगे तो बहुत सारे लोगों की सेवा हो जाएगी। बस मन में सेवा का यही संकल्प लिए हुए विधु बाबू पटना से कलकत्ता का रुख करते हैं और हुगली के किनारे अपने नए शैक्षणिक सफर का आहिस्ता आहिस्ता शंखनाद ही कर रहे होते हैं कि अचानक समूचे बंगाल में आग लग जाती है। समूचा बंगाल धू धू कर जलने लगता है। नौजवानों के सीने में धधकती बरतानिया हुकूमत के खिलाफ गुस्से की आग से, वो आग जो भड़की थी बरतानिया हुकूमत की एक खौफनाक साजिश के चलते, खौफनाक साजिश समूचे बंगाल को सांप्रदायिकता की आग में झुलसा देने की, जिसके तहत बरतानिया हुकूमत ने बंग को भंग कर दिया था और जिस ऐलान के खिलाफ समूचा बंगाल सड़कों पे था। मगर उस वक्त विधु बाबू सड़कों पर नहीं उतरे थे। इस नाते उन्हें आस पड़ोस के लोगों ने देशद्रोही तलक करार दिया कि जब समूचा बंगाल सड़कों पर है तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हो। मगर विधु बाबू के मन में उनका अपना ख्याल था। वो इन आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते थे, मगर उन्हें लगता था अगर जनता की वास्तविक सेवा करनी है तो पहले ताकतवर बनना पड़ेगा। एक कमजोर कभी दूसरे को मजबूती नहीं दे सकता है। इसीलिए विधु बाबू ने अपना समूचा ध्यान खुद को ताकतवर बनाने में रखा। जी तोड़ मेहनत से पढ़ाई की, जिससे अव्वल दर्जे के डॉक्टर बन सके। और जल्द ही विधु बाबू का वो सपना पूरा हुआ जब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्रों में उनकी गिनती होने लगी। और फिर जल्द ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इर्द गिर्द के गरीब मजलूमों का मुफ्त इलाज करने लगे। देखते ही देखते मुफ्त इलाज करने वाले इस डॉक्टर की लोकप्रियता के चर्चे कलकत्ता और उसके पास की गलियों में महकने लगे थे। मगर विधु बाबू अभी इस लोकप्रियता से संतुष्ट नहीं थे। आपको लग रहा होगा मतलब लोकप्रियता और चाहिए। ना 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 ना, लोकप्रियता के लिए थोड़ी ना विधु बाबू ने ये डॉक्टरी का पेशा चुना था। उन्होंने तो जनता की सेवा के लिए चुना था। और जल्द ही उन्हें अपनी असमर्थता का आभास हो चला था कि वो महज इतनी पढ़ाई से जनता की समुचित सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गंभीर रोग हैं जिनका इलाज उनके पास नहीं है अभी। इसीलिए विधु बाबू ने संकल्प किया कि वो और मेहनत करेंगे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे और हर गंभीर बीमारी का संभव इलाज ढूंढकर वापस इन गरीब मजलूमों की मदद करेंगे। मगर अब आगे की पढ़ाई हिंदुस्तान में संभव नहीं थी। 7 समंदर पार जाना पड़ता, जहां जाने के लिए पैसे नहीं थे विधु बाबू के पास, क्योंकि इलाज तो वो मुफ्त किया करते थे। जैसे तैसे जमीन बेच के उधार लेके विधु बाबू ने चंद पैसे जमा किए और निकल गए लंदन के लिए। वहां विश्व विख्यात बर्थोम्यू अस्पताल में जब विधु बाबू ने एमडी की पढ़ाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया तो दिल में उम्मीदों का ज्वार था, हौसलों का ज्वार था। मगर जल्द ही वो ज्वार भाटे में तब्दील हो गया जब वो प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। यकीन नहीं हुआ विधु बाबू को क्यों निरस्त किया गया, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उनके प्राप्तांक अव्वल दर्जे के थे। किस बिना पे प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ? विधु बाबू को लगा हो सकता हो उनके विषय एमडी के नहीं एमएस के लिए ज्यादा अच्छे हों, यानी सर्जन के लिए ज्यादा अच्छे हों। तो उन्होंने अगला प्रार्थना पत्र एमएस के लिए भेजा, वो भी निरस्त हो गया। फिर एमडी के लिए भेजा, फिर एमएस के लिए भेजा, फिर एमडी के लिए भेजा, फिर एमएस के लिए भेजा। 8-9 प्रार्थना पत्र भेज चुके थे विधु बाबू, मगर एक भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ही नहीं जा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था विधु बाबू को कि निरस्त किया क्यों जा रहा है, क्योंकि कैसे समझ आता। इल्हाम ही नहीं था विधु बाबू को
दुनिया भर को ग्लोबलाइजेशन के नाम पे ज्ञान देने वाले इन पश्चिम के पाखंडियों का, जो एक होनहार प्रतिभाशाली छात्र को अपने कॉलेज प्रांगण में महज इसलिए जगह नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि उसके नाम के आगे रॉय लगा था, बंगाली पहचान लगी थी। वो बंगाली जो खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों के फांसी के फंदे को चूमने के बाद पूरे पश्चिम में क्रांति का बिगुल बन चुका था, वो चाहते नहीं थे कि इस क्रांति का एक नाद उनके कॉलेज में भी गूंजे। बस और बस इसीलिए महज बंगाली उपनाम के चलते विधु बाबू को कॉलेज प्रांगण में स्थान नहीं देना चाह रहे थे उस कॉलेज के डीन। इसीलिए बार बार प्रार्थना पत्र निरस्त कर रहे थे, बार बार प्रार्थना पत्र निरस्त कर रहे थे, क्योंकि नियमतः तो कुछ नहीं कर सकते थे ना। इसीलिए गैर परंपरागत तरीके से बस प्रार्थना पत्र निरस्त कर दें, बस प्रार्थना पत्र निरस्त कर दें, यह सोचकर कि कब तक भेजेगा। मगर वो साहब बैठे थे पानी में आग लगा देने को, तो पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। प्रार्थना पत्र निरस्त होते रहे, विधु बाबू बारंबार भेजते रहे। सिलसिला 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 के पार 28, 30 तक जब पहुंचा तो एक दिन डीन ने झल्ला के सबक सिखाने के लिए विधु बाबू को कमरे में बुला लिया। विधु बाबू को सामने देखा तो अब कह क्या सकते थे, तो बस झल्ला के कहे ये क्या एमडीएमएस लगा रखा है। दो अलग अलग कोर्सों को मजाक समझते हो, दोनों की एक साथ पढ़ाई कर लोगे। मगर जनाब को इल्हाम नहीं था कि सामने बीते 30 प्रार्थना पत्रों के नष्ट होने की आग अपने सीने में धधकाए विधु बाबू खड़े थे। विधु बाबू ने तपाक से जवाब दिया, सर अगर आप इजाजत दे दें तो हम दोनों कोर्स एक साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। डीन साहब को यकीन नहीं हुआ, एमडी और एमएस की पढ़ाई साथ साथ। समझ गए लड़का जोश में बोल रहा है। बोले चलो ठीक है, हमने दी इजाजत, एमडी और एमएस की पढ़ाई अब तुम साथ साथ करके दिखाओ हमें। डीन साहब को लगा था 3-4 महीनों में जवाब दे देगा लड़का, मगर कहां इल्हाम था कि जिसके हृदय में सेवा का जज्बा होता है वो हर हद से गुजरने को तैयार होता है। विधु बाबू ने ना सिर्फ एमडी और एमएस की पढ़ाई साथ साथ की, बल्कि जिस एक कोर्स की समय अवधि 3 साल होती थी ना, यानी दोनों कोर्सों की मिला के 6 बरस होती थी, वो कोर्स विधु बाबू ने महज 2 बरस 3 महीने के भीतर पूरा किया। महज 2 बरस 3 महीने के भीतर, यानी कुल मिला के 72 महीनों का कोर्स महज 27 महीनों में पूरा कर विधु बाबू जब हिंदुस्तान लौटे, तब तक विधु बाबू के लंदन में किए गए इन कारनामों के चर्चे समूचे हिंदुस्तान में पर्चे बनकर छप रहे थे। समूचा हिंदुस्तान 7 समंदर पार से इस नए डॉक्टर के आगमन की खुशी में इस नए डॉक्टर का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। मगर विधु बाबू को इन स्वागत कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जनता की सेवा के लिए पढ़ाई करने गए थे, तो लौटकर दोबारा लोगों के मुफ्त इलाज में जुट गए। हर संभव कोशिश करते थे कि हर गरीब मजलूम को वो इलाज मुहैया करा सकें। मगर जल्द ही विधु बाबू को इल्हाम हो चला कि महज लोगों का मुफ्त इलाज करने भर से जीवन तो नहीं चल सकता है, क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, और वो पैसे वो गरीब मजलूमों से इलाज की फीस के तौर पे तो ले नहीं सकते थे। तो विधु बाबू ने उसी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, जहां से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, उसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी कर ली। और फिर विधु बाबू के दिन यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। सुबह शाम गरीब मजलूमों का मुफ्त इलाज करते, दिन में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के छात्रों को चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते, और बचे हुए समय के दौरान कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अपने साथियों के घर आना जाना। विशेष रूप से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर नीलांजलि सरकार के घर। प्रोफेसर नीलांजलि सरकार, जो तत्कालीन बंगाल के सबसे अमीर चिकित्सक हुआ करते थे, बताया जाता है कि उनके पास इतने पैसे थे कि उनकी बिटिया कल्याणी अपने मेकअप पर रोजाना इतने पैसे खर्च कर दिया करती थी, रोजाना, जितने पैसे ऊंचे से ऊंचे सरकारी पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी महीने भर जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी कमा नहीं पाता है। और कमाल की बात देखिए, कुदरत का संयोग देखिए, नियति का करिश्मा देखिए कि इतने पैसे खर्च कर देने वाली कल्याणी पर मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हमारे विधु बाबू का दिल आ गया।
और ऐसा नहीं था कि विधु बाबू सीधा दिलफेक आशिक की तरह मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए चंद रोज के भीतर ना। विधु बाबू ने जी तोड़ कोशिशें की खुद को रोकने की, मगर ये इश्क है जनाब, रोकने से थोड़े ना रुकता है। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता विधु बाबू कल्याणी के प्यार में गिरफ्तार होते चले गए। और फिर जब एक रोज विधु बाबू को ऐसा लग गया कि अब आगे की जिंदगी वो कल्याणी के साथ ही देख सकते हैं, तो वो खुद प्रोफेसर नीलांजली सरकार के पास गए, उनसे उनकी बिटिया का हाथ मांगा। मगर विधु बाबू तो ख्वाब में नहीं सोच सकते थे जैसा उत्तर उनके प्रस्ताव का प्रोफेसर नीलांजली सरकार ने दिया। प्रोफेसर नीलांजली सरकार ने विधु बाबू को बेइज्जत करते हुए यह कहकर बाहर निकाल दिया घर से कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है मेरी बिटिया का हाथ मांगने का। ये जो गरीब मजलूमों का मुफ्त में इलाज करते रहते हो ना, इससे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास और आए हो मेरी बिटिया का हाथ मांगने। एक दिन का मेकअप का खर्चा नहीं उठा सकते, कैसे कर दूं अपनी बिटिया की शादी। बताया जाता है कि विधु बाबू ने नीलांजली सरकार से खूब मिन्नतें की, मगर नीलांजली सरकार का दिल नहीं पिघला। इतना ही नहीं, कल्याणी से भी मिलकर अपने दिल की खूब कही सुनी प्रोफेसर साहब ने, मगर कल्याणी ने भी अपना दिल नहीं खोला विधु के प्यार के लिए, ठुकरा दिया विधु के प्यार के इस प्रस्ताव को। एक मोहब्बत के नाकाम होने का गम एक जिंदगी पर कितना भारी होता है, ये हर उस शख्स ने महसूस किया था जो उन दिनों विधु बाबू के इर्द गिर्द रहा करता था। देखते ही देखते कैसे हर वक्त हंसता खेलता एक शख्स गुमनामी और गम के अंधेरे में गुम हो चुका था, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लगभग पागलों जैसी स्थिति हो चुकी थी विधु बाबू की एक वक्त। मगर एक मोहब्बत के नाकाम होने पर अपनी समूची जिंदगी को नाकामयाब बना देने वाले लोगों के लिए अभी एक निशानी तो छोड़ के जानी थी ना विधु बाबू को। विधु बाबू ने अपनी नाकाम मोहब्बत के दर्द को अपने दिल में दफन किया और दोबारा हौसले से लड़ाई लड़ी, उठकर खड़े हुए, जिंदगी जीनी शुरू की। मगर दोबारा जिंदगी जीने के लिए कोई मकसद चाहिए था ना। तो विधु बाबू ने तय किया कि अब वो जनता की सेवा की एक और राह यानी सियासत में कदम बढ़ा देंगे। मगर फिर भी अभी विधु बाबू की छाप महज स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की कार्यकारिणी के नेताओं तलक ही बनी थी। राष्ट्रीय फलक के नेताओं को विधु बाबू के बारे में कुछ भी इल्हाम नहीं था। उन्हें तो पहली बार तब इल्हाम हुआ जब 1926-27 के दौर में विधु बाबू ने द ग्रेट सरेंडर नॉट सुरेंद्र बनर्जी को चुनाव में पटखनी दे दी। ग्रेट सरेंडर नॉट सुरेंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक गिने जाते थे, और उन्हें एक नए नवेले नेता ने चुनाव में पटखनी दे दी। जब यह खबर कांग्रेस आला कमान को लगी, तब जाके विधु बाबू की पहचान कांग्रेस के अखिल भारतीय पटल पर आहिस्ता आहिस्ता बनने लगी। मगर ऐसा नहीं था कि विधु बाबू महज सियासत ही कर रहे थे, डॉक्टरी के क्षेत्र में भी विधु बाबू लगातार नए नए आयाम गढ़ रहे थे। बरस 1928 में ये विधु बाबू ही थे जिन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना की। 1929 आते आते आईएमसी यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल की स्थापना की, और गरीब मजलूमों का मुफ्त इलाज तो वो किया ही करते थे। 1930 आते आते तो विधु बाबू को मरीज का चेहरा देखकर उसका रोग पता करने जैसी सिद्ध हस्तिता हासिल हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस का चेहरा देखकर उनके टीबी के लक्षणों को विधु बाबू ने ही बताया था उन्हें। और यकीन मानिए, अगर विधु बाबू ने सुभाष बाबू के टीबी के लक्षणों को शुरुआती दौर में ही ना पकड़ा होता तो शायद कहानी कुछ और ही हुआ करती। मगर कहानी सुभाष बाबू और विधु बाबू की यहीं पर थोड़ी ना थमने वाली थी कि जब सुभाष बाबू को नई जिंदगी दी थी विधु बाबू ने उनकी टीबी पहचान के। कहानी तो इसके आगे एक और मकाम रचने वाली थी जब सुभाष बाबू को नई जिंदगी देने वाले इन्हीं विधु बाबू ने 1931 में सुभाष बाबू के दिल के सबसे करीब का पद यानी कलकत्ता के मेयर का पद उनसे छीन लिया था। 1932-33 आते आते तो विधु बाबू का कद कांग्रेस में इतना बढ़ चुका था कि गांधी, नेहरू, पटेल सरीखे कांग्रेस के तमाम आला स्तर के नेता न सिर्फ विधु बाबू को अपना मुख्य चिकित्सक बना चुके थे, बल्कि विधु बाबू की कही हुई बातों को अक्षरशः मानते थे। और यह बात तो दुनिया भर के तमाम बड़े अखबार कहा करते थे कि नेहरू और गांधी जैसे बड़े नेताओं को
मुंह पर डांट कर अपना आदेश मनवाने की काबिलियत अगर किसी में है तो विधु बाबू में ही है। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ता रहता है और आजादी के अलग अलग आंदोलनों में हिस्सा लेते विधु बाबू का सियासी कारवां भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जाता है। बरस 1947 में मुल्क आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद जब तमाम कांग्रेसी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सुपुर्द की जा रही थीं, तब विधु बाबू को भी संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई और विधु बाबू लखनऊ के राजभवन में अपना सियासी वानप्रस्थ आहिस्ता आहिस्ता काट नहीं जी रहे थे। काटते तो वो लोग हैं जो महज राजभवन को आरामगाह समझ लेते हैं, मगर विधु बाबू के लिए लखनऊ का राजभवन भी उनका चिकित्सालय था, जहां वो गरीबों और मजलूमों का मुफ्त इलाज किया करते थे। करिश्मा हुआ करता था विधु बाबू का, वो करिश्मा जिस करिश्मे से प्रभावित होकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शाम विधु बाबू के टेलीफोन पर फोन घनघनाया था। उद्देश्य बड़ा खास था, जो उद्देश्य नेहरू ने विधु बाबू को जल्द ही बताया। कहा कि विभाजन के बाद समूचे बंगाल में उपजी विभिन्न परिस्थितियों को काबू में करने के लिए उन्हें बंगाल में किसी अनुभवी राजनेता की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में विधु बाबू से बेहतर प्रशासक दूसरा हो ही नहीं सकता है। मगर विधु बाबू मुख्यमंत्री का पद नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो मुख्यमंत्री का पद ले लेंगे तो उनका ये चिकित्सा शास्त्र का कार्यक्रम बीच में अधूरा रह जाएगा। इसलिए विधु बाबू ना नुकुर करते रहे, नेहरू को मना करते रहे, मगर नेहरू तो नेहरू थे, जानते थे विधु बाबू को कैसे मनाया जा सकता है। नेहरू ने झट से बापू से संपर्क साधा, बापू को परिस्थितियों से अवगत कराया, जिसके बाद बापू ने विधु बाबू से संपर्क साध उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए मनाया। अब बापू की बात तो टाल नहीं सकते थे विधु बाबू, तो विधु बाबू ने भी अंततः पश्चिम बंगाल की कमान संभालने का निश्चय किया और इसके बाद विधु बाबू कलकत्ता आते हैं, बंगाल को संभालते हैं। न सिर्फ विभाजन के बाद के असामान्य असाधारण विपन्न हालातों से बंगाल को बाहर निकालते हैं, बल्कि इंसानी जज्बातों के आधार पर लिए गए उनके फैसले बंगाल को विकास की पटरी पर भी दौड़ाने लगते हैं। यकीन मानिए, आज भी आपको पश्चिम बंगाल जिन बड़े औद्योगिक घरानों के आधार स्तंभों पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, उन तमाम औद्योगिक घरानों की नींव विधु बाबू ने अपने कालखंड के दौरान ही डाल दी थी। फिर चाहे वो आसनसोल का स्टील प्लांट हो या दुर्गापुर स्टील प्लांट। इतना ही नहीं, बतौर मुख्यमंत्री भी विधु बाबू गरीबों और मजलूमों का मुफ्त इलाज किया करते थे। यकीन मानिए, विदेशी संस्थानों के द्वारा छापी गई रिपोर्टें बताती हैं कि एक दौर में विधु बाबू का करिश्मा ऐसा हुआ करता था कि जिस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द खबर हो जाती थी कि यहां से विधु बाबू की ट्रेन गुजरने वाली है, तो स्टेशन पर हजारों हजार लोगों का कारवां रुक जाया करता था कि एक नजर भर विधु बाबू देख लें तो शायद उनकी असाध्य बीमारी दूर हो जाए। यह करिश्मा हुआ करता था एक मुख्यमंत्री का। मगर सच कहूं तो दुनियावी मशहूरियत का यह समूचा करिश्मा एक तरफ और विधु बाबू की जिंदगी की उस एक शाम का करिश्मा एक तरफ। उस एक शाम का करिश्मा, जिस एक शाम में छुपी हुई है एक कहानी, एक मुकम्मल दास्तान, जिसे अगर समझना हो तो उस शाम के भीतर दाखिल होना पड़ेगा। आइए हमारे साथ चलते हैं उसी शाम जब विधु बाबू अपने आवास के भीतर एक वास्तुकार के साथ एक गहन मंत्रणा में जुटे हुए थे। विषय था कलकत्ता से थोड़ी दूरी पर स्थित वीरान पड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे रूजवेल्ट टाउन के पुनर्विकास का। विधु बाबू उस वास्तुकार को समझाइश दे रहे थे कि किसी तरह से इस रूजवेल्ट टाउन को उनके सपनों के शहर में तब्दील कर दिया जाए। एक शहर बसाना चाह रहे थे विधु बाबू, अपने मन का शहर, अपने दिल का शहर। और जब उस समूचे शहर का समूचा नक्शा फाइनल हो गया, सारी बातें स्पष्ट हो गईं, सारा मसौदा तय हो गया, विधु बाबू और उस वास्तुकार के बीच की बातचीत समाप्त होती है। शहर का नक्शा हाथ में मोड़ते हुए वो वास्तुकार उठता है, कमरे के बाहर जा ही रहा होता है कि दहलीज पे ठहरता है, विधु बाबू को पलट कर देखता है और विधु बाबू से कहता है
बहुत करीब है आपके दिल के ये प्रोजेक्ट। वैसे आपने सब कुछ बता दिया, आपके इस सपनों के शहर का नाम क्या होगा? विधु बाबू इस सवाल को सुनते हैं, नजरें नीची होती हैं, आंखों से आंसू पोंछते हैं और एक नाम बोलते हैं, जिस नाम के मायने वही समझ सकता है जो विधु बाबू की समूची जिंदगी से वाकिफ हो। विधु बाबू ने कहा, कल्याणी। इस शहर का नाम, अपने ख्वाबों के शहर का नाम कल्याणी। करीब 45 बरस हो चुके थे विधु बाबू की जिंदगी से कल्याणी को दूर गए हुए, मगर इन 45 बरस के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं था जब विधु बाबू ने अपने दिल के दरवाजे किसी और के लिए खोले हों। दिल को दिल रखा था, बाजार नहीं होने दिया था। 45 बरस बाद भी विधु बाबू के दिल में कल्याणी की मोहब्बत जिंदा थी। वो मोहब्बत जिसका सबूत देता हुआ समूचा कल्याणी शहर आपको पश्चिम बंगाल के मानचित्र पर आज भी नजर आएगा, जो पश्चिम बंगाल के सबसे विकसित शहरों में से एक है। कल्याणी, जिसे विधान चंद रॉय ने अपनी कल्याणी के नाम पर बसाया था। अब कहने को कुछ बाकी नहीं है विधान चंद रॉय की इस दास्तान में।